स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? फेमस मीटियोरोलॉजिस्ट एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस द्वारा क्वाइंड इस थ्योरी के अनुसार दुनिया में होने वाले छोटे या बड़े सारे इंसिडेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से कहीं दूर घटी एक छोटी सी घटना आगे चलकर किसी दूसरी बहुत बड़ी घटना का कारण बनती है। हालांकि हो सकता है कि सुपरफिशियली देखने पर हम दोनों इंसिडेंट्स के बीच कोई इंटर रिलेशन ना ढूंढ पाए, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो इनके बीच कोई ना कोई संबंध जरूर मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर 28 जून 1914 को यूरोप के एक छोटे से प्रोविंस सारावेजो में हुए फ्रांस फर्डिनैंड के असैसिनेशन ने आगे चलकर पूरे यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की अग्नि में झोंक दिया था। सिमिलरली, कंटिन्यूअस फेलियर से परेशान होकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब को ताला लगाकर वेकेशंस पर चले गए थे, लेकिन वापस आकर जो उन्होंने अपनी पीछे छोड़ी पेट्री डिशेस में पाया, उसने मेडिसिन के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब हमारी निजी जिंदगी में ये बटरफ्लाई इफेक्ट कितना प्रभावशाली है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें इसके प्रमाण साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। पिछले साल जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर के सुर तेज हुए, वहीं दूसरी तरफ चाइना और नॉर्थ कोरिया ने साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसके तहत इन दोनों ही एशियाई देशों ने न केवल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बल्कि अपनी फायर पावर कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए इस क्षेत्र में मिसाइल्स भी दागे। और बस यहीं से दुनिया में न्यूक्लियर वॉरफेयर का एक और प्रबल दावेदार खड़ा हो गया। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये नया दावेदार कौन है, क्योंकि रशिया और चाइना तो पहले से ही न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स की सुगबुगाहट तो यूएसए को भी परेशान कर रही है। तो क्या अब यूक्रेन ने न्यूक्लियर पावर बनने की ठान ली है? नहीं दोस्तों, हम इन चारों देशों में से किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसने हाल ही में अपने साल 2011 में लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज के महाव्रत को तोड़ते हुए एक नई न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी रिलीज की है। वहीं दूसरी ओर इसी देश ने अपने दशकों पुराने डिफेंस स्ट्रेटजी को भी 180 डिग्री कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है जापान की। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा बटरफ्लाई इफेक्ट है, तो सब्र रखिए, हम ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं और आपको इस बटरफ्लाई इफेक्ट के इंटरलिंक्स को डिटेल में समझाते हैं। साथ ही हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब इफेक्ट्स का भारत पर क्या असर होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 2 के आईआर सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20 जनवरी मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम जापान के पहले महाव्रत को समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है अगस्त 1945 की, जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैटमैन कोड नाम के 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराकर जापान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? इसके बाद यूएसए लेड विनिंग अलायंस और जापान के बीच समझौतों का एक लंबा दौर चला, जिसमें कई दशकों तक बदलती परिस्थितियों के साथ उतार चढ़ाव आते रहे। उदाहरण के लिए 1947 में जापान पर एक अमेरिकन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिसके आर्टिकल 9 के तहत जापान पर मिलिट्री मेंटेन करने या इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए युद्ध छेड़ने जैसे पक्षों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी दिशा में 1951 में जापान और अलाइड फोर्स के बीच ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को या ट्रीटी ऑफ पीस साइन की गई, जिसके जरिए यूएसए जापान के नए रिश्तों को रीडिफाइन किया गया। वहीं 1960 में जापान और यूएसए के बीच साइन हुई एक और ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, जिसके द्वारा यूएसए और जापान के बीच मिलिट्री अलायंस को भी रीडिफाइन किया गया। इन्हीं सीरीज ऑफ ट्रीटीज के चलते जापान के साथ एक अनडिक्लेयर्ड प्रतिज्ञा भी स्थापित हो गई।
जहां जापान ने अपनी मिलिट्री महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जापान को सुरक्षा देने का दायित्व यूएसए ने अपने कंधों पर ले लिया। जापान को सिक्योरिटी देने के पीछे यूएसए का अपना स्वार्थ भी छुपा था। दरअसल उस दौरान चल रहे कोल्ड वॉर में यूएसए को यूएसएसआर बॉर्डर्स के नजदीक एक एलाई चाहिए था, जिसके लिए जापान सबसे परफेक्ट ऑप्शन था और उसी के चलते यूएसए ने जापान के प्रोटेक्टर का रोल प्ले करने का फैसला किया। लेकिन इस सब के चलते जापान ने अपने मिलिट्री पावर को डेवलप करने पर ध्यान दिया ही नहीं और ये आइलैंड नेशन ग्लोबल फायर पावर बनने की बजाय ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने के रास्ते पर निकल पड़ा, जो शायद उस समय की जरूरतों को देखते हुए इतना इंपॉर्टेंट ना लगा हो। चलिए अब बात करते हैं जापान की दूसरी प्रतिज्ञा की। दोस्तों, जापान के दूसरे महाव्रत को समझने के लिए हमें 2011 में हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को समझना होगा। मार्च 2011 में आए विध्वंसकारी अर्थक्वेक और उसके इफेक्ट से आई सुनामी की वजह से समुद्र के निकट स्थित फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हो गया। यहाँ हुए मेल्टडाउन की वजह से एक ऐसा भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर का जन्म हुआ जिसका कंपैरिजन 1986 में हुए चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर से किया जाने लगा। चेरनोबिल की ही तरह इस डिजास्टर को भी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर लेवल 7 का न्यूक्लियर डिजास्टर क्लासिफिकेशन दिया गया। ये इस न्यूक्लियर डिजास्टर से जापान की जनता में फैले सुपरचार्ज एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट का ही नतीजा था कि उस समय जापान की गवर्नमेंट ने 2030 तक न्यूक्लियर पावर एनर्जी को पूरी तरह फेज आउट करने का महाव्रत ले लिया था। इसी दिशा में कदम उठाते हुए जहां मार्च 2011 में हुए इस फुकुशिमा दाइची प्लांट एक्सीडेंट के पहले जापान के 54 रिएक्टर्स देश की लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, वहीं इस एक्सीडेंट के बाद पेंडिंग रेगुलेटरी चेंज के चलते 14 मंथ के भीतर ही जापान का न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी ठप पड़ गया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जापान ने अपनी ये दोनों प्रतिज्ञाएं तोड़ने का फैसला कर लिया है और इस दिशा में अपना पहला कदम भी उठा लिया है। तो चलिए अब हम जापान के इस कदम के पीछे के कारणों को समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो सारा विश्व दो धड़ों में बंटता नजर आया, जिसके चलते यूएस लेड एंटी रशिया ग्रुप ने रशिया के खिलाफ ढेरों इकोनॉमिक और बिजनेस सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। यूएसए का मानना था कि इस दबाव में आकर रशिया जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन यही अमेरिका से एक बड़ी मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई। अमेरिका भूल गया कि रशिया यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक बड़ा एनर्जी सप्लायर भी है। रशिया ने अपने इस युद्ध की फंडिंग और यूएस के इकोनॉमिक सैंक्शंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्यूल प्राइसेस हाई कर दिए। रशिया के सैंक्शन का असर बाकी दुनिया की तरह छोटे से आइलैंड नेशन जापान पर भी पड़ने लगा, जो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए काफी हद तक इन इंपोर्ट्स पर निर्भर है। दरअसल अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए रिसोर्स पुअर आर्किपेलागो जापान को अपनी जरूरत का लगभग 90% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। वहीं जापान दुनिया में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, जिसे प्राइमरीली पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापान में इंपोर्ट होने वाला लगभग 10% एलएनजी रशिया के रास्ते आता है, लेकिन रशिया यूक्रेन के कारण जापान में क्रिएट हुए सप्लाई शॉर्टेज और हाई प्राइसेस के चलते बीते साल ही जापान की राजधानी टोक्यो को कई बार कंप्लीट एंड रिपीटेड ब्लैकआउट्स का सामना करना पड़ा और जापान के रहवासियों को राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का। लेकिन बदलते जियोपॉलिटिकल पैरामीटर्स, ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेजेस, राइजिंग प्राइसेस और पेरिस एग्रीमेंट्स के द्वारा कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के प्रेशर के बीच जापान को कुछ नया करने की जरूरत थी, जिससे वो अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और एमिशन टारगेट्स दोनों को पूरा कर सके। इसी दिशा में न्यूक्लियर पॉलिसी में सबसे बड़े रिवर्सल के संकेत जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने अगस्त 2022 में ही दे दिए थे, जब उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये बताया था कि जापान जल्द ही नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके रिगार्डिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री न्यूक्लियर एनर्जी के यूज को वाइडन करते हुए ईयर एंड तक पॉलिसी प्लान बना लेंगे, जिसके चलते दिसंबर 2022 में ही अनवील हुई न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जापान एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स के यूज को मैक्सिमाइज करने के लिए उनमें से ज्यादा रिएक्टर्स को रीस्टार्ट करने की दिशा में कदम उठाने वाला है। साथ ही जहां पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजिंग रिएक्टर्स की ऑपरेटिंग लाइफ को मैक्सिमम 60 ईयर्स पे फिक्स रखा था, वहीं अब इन न्यू पॉलिसी में इसे भी बियॉन्ड 60 कर दिया गया है। यही नहीं, गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में एक 180 डिग्री टर्न लेते हुए नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स को डेवलप करने की भी घोषणा कर दी है, जिसके लिए जनवरी 2023 में ही जापान और यूएसए के बीच नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करने के संबंध में बायलैटरल कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए पैक्ट्स भी साइन हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच भी जापान की ओर से की गई सबसे दिलचस्प घोषणा ये थी कि जहां फुकुशिमा इंसिडेंट के बाद सुपरचार्ज एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉइंट पर 2030 तक
न्यूक्लियर एनर्जी को पूरी तरह फेज आउट करने की बात कही थी, जिस दिशा में उठाए गए कदमों के चलते फाइनेंशियल ईयर 2021 में जापान के पावर मिक्स में न्यूक्लियर पावर का शेयर महज 3.9% था। लेकिन अब इस स्टैंड में भी बदलाव करते हुए गवर्नमेंट द्वारा अनवील्ड न्यू प्लान के अकॉर्डिंग वो इसे 2030 तक पावर मिक्स का 22% पहुंचाने का एम कर रहे हैं। हालांकि पास में हुए न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर से सीख लेते हुए न्यू पॉलिसी में इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ जापान ने एक सेफ्टी क्लॉज जरूर ऐड किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब एक रिएक्टर के ऑपरेशन के 30 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 10-10 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। साथ ही एक्सटेंशन को देने के पहले स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन की व्यवस्था भी करी जाएगी, जिसे देखते हुए जापान के न्यूक्लियर वॉचडॉग न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने भी न्यू सेफ्टी इंस्पेक्शन रूल्स पर अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो आना भी बाकी है, क्योंकि भले ही जापान अपने इस कदम को पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस अचीव करने की प्लेज को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहा हो, लेकिन सारी दुनिया इस कदम को किसी और ही एंगल से देख रही है। तो चलिए उस एंगल को भी हम समझते हैं। दोस्तों, पिछले साल 16 दिसंबर 2022 को जापान ने 10 सालों के बाद अपनी न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज करी। इसके साथ ही उसने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग एनएसएस यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और डिफेंस बिल्डअप प्रोग्राम भी अडॉप्ट कर लिया है। इस पॉलिसी को रिलीज करते हुए जापानीज फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर का फाउंडेशन ऑलरेडी शेक हो चुका है और वर्ल्ड एक हिस्टोरिक क्रॉसरोड पर खड़ा है। ऐसे में जापान अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी में बदलाव करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने की दिशा के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए जापान खुद तो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज तो बढ़ाएगा ही, साथ ही यूएसए जैसे उसके नेचुरल अलायंस के साथ कोऑपरेशन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में बिलीव करने वाले जापान के दूसरे साथियों से भी कोऑपरेशन मांग करेगा। जाहिर है यहाँ जापान का इशारा क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप और आसियान की ओर था। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने महाव्रत के चलते आज तक जापान अपनी काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। ऐसे में अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के इस एडेड न्यू एलिमेंट को फंड करने के लिए जापान 2027 तक अपने डिफेंस बजट को जीडीपी के 2% तक ले जाना चाहता है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर अब तक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करता जापान अब अपनी इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और खास तौर पे डिफेंस बिल्डअप प्रोग्राम को डेवलप करने की दिशा में क्यों बढ़ रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं, इन्हें एक एक करके हम समझेंगे। दोस्तों, अगर हम आज के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज को देखें तो हम पाएंगे कि यूएसए की हजारों धमकियों के बाद भी रशिया पूरे जोर से यूक्रेन को तबाह करने में लगा है और रशिया जैसे देश से कोई देश या कोई गुट सीधे टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जापान चाइना जैसे एग्रेसिव देश का पड़ोसी होने के नाते अपनी सोवरेनिटी को लेकर चिंतित है, क्योंकि न केवल चाइना साउथ चाइना सी में अपनी दबिश लगातार बढ़ा रहा है, बल्कि जापान ने अगस्त 2022 में चाइना पर यह भी आरोप लगाया कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चाइना ने उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मिसाइल दागी थी। यही नहीं, दिसंबर 2022 में ही यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के स्टार्टकॉम के एक स्पेकुलेशन के अनुसार चाइना न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में यूएसए को सरपास कर चुका है। वहीं दूसरी ओर इसी इलाके का एक और की प्लेयर यानी नॉर्थ कोरिया भी लगातार अपने न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर खबरों में बना रहता है। यही नहीं, बीते 5 सालों में वो भी कई बार जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एयर स्पेस को अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स द्वारा ओवर रीच कर चुका है। ऐसे में जापान समझ चुका है कि अब वो अपने डिफेंस के लिए यूएसए पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज भले ही यूएसए उसे एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड करने में सक्षम हो, लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया के नेचर को देखते हुए जापान अपने सुरक्षित भविष्य के नाव की पतवार सदैव के लिए यूएस के हाथों में नहीं दे सकता। इसी चिंता की वजह से जैसे ही जापान ने अपने न्यू स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिलीज की, दुनिया जापान के इस फैसले को उसके न्यूक्लियर पावर जनरेशन को बढ़ाने के फैसले के साथ जोड़कर देखने लगी है। कहीं अपने बयान में जिस बिगड़ते वर्ल्ड ऑर्डर का हवाला जापान दे रहा है, उसका मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स की मदद से नेचुरल डिटरेंस अचीव करने से तो नहीं है। और उसका एक रीजन ये भी है कि रिलीज डॉक्यूमेंट में जापान और यूएसए के अलायंस और कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की बात की गई है। ऐसे में डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं इससे यूएसए द्वारा जापान के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने की तो
बात नहीं करी जा रही है, क्योंकि भले ही ये एशिया के कॉन्टेक्स्ट में नई चीज हो, लेकिन यूएसए और उसके की नेटो अलाइज के बीच ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस प्रैक्टिस रही है। हाल ही में यूएस द्वारा ऑकस के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया से भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन शेयर करने को लेकर पैक्ट साइन हुए थे। दोस्तों यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक बायलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, और जापान के ये मूव्स भी ऐसे ही किसी पॉसिबल ट्रेंड का इंडिकेटर हो सकते हैं। अब क्या वाकई जापान एक न्यूक्लियर डिफेंस पावर बनना चाहता है या नहीं, इसका जवाब तो वक्त की गोद में छिपा हुआ है, और अगर वो ऐसा चाहता भी है तो उसके लिए वो क्या कदम उठाने वाला है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस सब के बीच प्रश्न ये उठता है कि अगर जापान सच में न्यूक्लियर एनर्जी के रास्ते न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की ओर बढ़ रहा है तो भारत को क्या करना चाहिए। दूसरा, जब भारत ने चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, तब यही यूएसए और यही दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो गई थी। लेकिन सोचकर देखिए कि अगर भारत ने तब इस दबाव के बीच अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं डेवलप किया होता तो क्या होता। चाइना तो छोड़िए, पाकिस्तान भी हमें अपनी एटॉमिक पावर के दम पर उंगलियों पर नचाता। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो स्ट्रैटेजिकली जापान लगभग उसी जगह खड़ा है जहां एक समय भारत खड़ा था, जहां वो एक ओर चाइना तो दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया से घिरे बैठा है। और जैसे इंडिया के पास उस समय रशिया या उसके पहले यूएसएसआर का साथ था, वैसे ही जापान के पास यूएसए का साथ है। लेकिन अगर जापान सच में न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर लेता है तो ये इंडिया के लिए भी, क्योंकि पैसिफिक ओशन में भारत के पास भी चाइना को काउंटर करने वाला एक नेचुरल अलाई मिल जाएगा। ऐसे में भारत को चाहिए कि वो जापान का सहयोग करे, क्योंकि जापान की तरह ही भारत भी शांति चाहता है। इसीलिए दोनों ही देश न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात मजबूती से आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दा नेशनल प्रेफरेंस और नेशनल सिक्योरिटी में से एक को चुनने का हो तो जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को एंश्योर करने की तरफ ही बल दिया जाए। ऐसे में 1998 का वक्त याद करते हुए भारत को जापान की हर मुश्किल मदद करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक रीजन सही मायनों में तभी मल्टीपोलर बन पाएगा जब जापान अपने फैसले खुद लेकर इंडिपेंडेंटली अपने नेशनल डिफेंस को मजबूत करेगा। दोस्तों ऐसे में जापान के एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फ्रेंड होने के नाते भारत को चाहिए कि वो जापान पर भरोसा दिखाए कि वो सही समय पर सही फैसले ले रहा है, जो ना सिर्फ उसके बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर के हित में भी है। बहरहाल आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन पर रशिया के इन्वेजन से शुरू हुआ ये बटरफ्लाई इफेक्ट आखिर कहां तक जाता है। तो इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडो जापान रिलेशंस हैव अचीव्ड ग्रेटर स्ट्रैटेजिक हाइट्स इन recent years. Do you agree? Examine the background. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।